द हिंदू के 20 अगस्त 2022 के एक आर्टिकल में बिल्किस बानो मामले में सभी 11 दोषियों को छूट दिए जाने को असाधारण तरह का अन्याय बताया था। इस असाधारण तरह के अन्याय को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के उदाहरण से समझाया जा सकता है। जस्टिस जो वी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां द्वारा दिए गए फैसले में देखा जा सकता है, जैसा कि उस फैसले में कहा गया कि दोषियों को रिहा करने के इस आदेश में न सिर्फ याचिकाओं ने धोखाधड़ी की है, बल्कि गुजरात सरकार भी धोखाधड़ी और गुमराह करने में बराबरी से शामिल थी। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिल्किस बानो को न्याय देने के मामले में। उसके बिल्किस बानो को क्या न्याय मिला उस मामले में, लेकिन सजा और माफी के लिए यह फैसला ध्यान रखने के लिए क्यों जरूरत है। बिल्किस बानो को जो न्याय मिला वो सजा और माफी के लिए दोनों मायने में इस फैसले को ध्यान रखने की जरूरत क्यों है, आखिर इसका क्या है सच, क्या है बात। दरअसल भारत संघ बनाम वी श्रीहरन 2015 मामले में संविधान पीठ के फैसले में यह बात पूरी तरह से साफ थी कि दोषियों को छूट के आवेदन पर वही सरकार विचार कर सकती है जहां पर उसे सजा सुनाई गई। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को फैसला करना था, लेकिन इस अधिकार को गुजरात सरकार ने पूरी तरह हथिया लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि कोर्ट ने इस मामले में छूट देने के लिए गुजरात सरकार को उपयुक्त सरकार मानने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले 2 जजों की बेंच के फैसले को अवैध ठहराया। पर इंक्यूरम यानी इस निष्कर्ष का मतलब यह है कि पिछले कोर्ट का फैसला वैधानिक प्रावधान पर ध्यान देने में विफल रहा था और जजों की बेंच के फैसले को अवैध घोषित कर दिया गया था। उसी को 11 दोषियों की रिहाई के आदेश रद्द कर दिए गए और दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर जेल वापस जाने का आदेश दे दिया गया, जो मामला काफी संगीन था। ऐसा मामला संगीन गंभीर मामला जिसको अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो इस वीडियो पर स्ट्राइक लग जाए। उस मामले के संगीन अपराध के मामले में उसे रिहा का इस खबर आया था। अब एक लचीलापन यहाँ देखने को मिलता है जो कायम रहा। बिल्किस बानो मामले में संघर्ष से फैली हुई अन्याय की सोच को देखते हुए कानून को कायम रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सराहना की जानी चाहिए। वहीं जैसा कि फैसले में कहा गया कि यदि कानून का उल्लंघन न्यायिक जांच का विषय नहीं है, तब कानून और कानून की बात खोखले शब्दों की तरह रही। तभी जो समय 2022 में जो अन्याय हुआ, 2022 में जो खबरें छपी थी 20 अगस्त 2022 में जो बताया गया था, उस संगीन अपराध को दोषियों को छूट दिए जाने पर जो कहा गया था असाधारण तरह का न्याय, उसका अब जाके कहीं मायने बदलते हुए दिख रहा है। आपको बता दो, अवैधताओं और याचिकाकर्ताओं के साथ गुजरात सरकार की मिली भगत को उजागर करने में निर्णय का सख्त स्वर बिल्किस बानो की न्याय की लड़ाई में एक मरहम की तरह। न्यायमूर्ति नागरत्ना का यह फैसला अगस्त 2022 के 11 दोषियों की रिहाई के बाद मनाए गए जश्न और उन परेशान करने वाले यादों में एक सांत्वना की तरह है। अगस्त 2022 का वो न्याय, 11 दोषियों को रिहाई और वो जश्न आज भी दिमाग से, मन से निकला नहीं। उस निर्मम, उस संगीन अपराध के बाद भी उसे इस तरह की छूट दी गई। एक महिला और वकील के तौर पर इस फैसले का जश्न मनाती हूं। ये बयान जो टिप्पणी आई थी महिला वकील की, रिहाई कराने वाली वो वकील महिला वकील थी, मैं बिल्किस बानो के लिए जश्न मनाती हूं। यह प्रेरणादायक है। मैं इस मामले में भारत की अग्रणी महिला अधिकार वकीलों की ताकत और प्रतिबद्धता का जश्न मनाती हूं। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें तभी थी। ये बातें खुद मीडिया रिपोर्ट्स में द हिंदू में छपी हुई थी। ऐसे में इस छूट की अवधारणा क्या थी? आपको सवाल आएगा, जितना संगीन अपराध थे तो छूट का अवधारणा क्या दिया गया था? बिल्किस बानो मामले में कोर्ट ने या जस्टिस ने उसे किस मामले पे छूट दी थी? दरअसल बिल्किस बानो मामले में जस्टिस वीपी नागरत्ना ने कहा कि दोषियों को रिहा करने के इस आदेश में न सिर्फ याचिकाकर्ताओं ने धोखाधड़ी की है, बल्कि गुजरात सरकार भी धोखाधड़ी और गुमराह करने में बराबरी से शामिल है। हालांकि इसके साथ ही ये मुद्दा माफी और सजा की बात को भी उठाता है।
कि दोनों में क्या संबंध है जो अभी भी अनसुलझे हैं। अभी भी लोगों में सवाल है, काफी तरह से पूर्ण तरीके से ये साफ नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम इस बात पर ध्यान दें, इस पर बात करें कि इससे पहले हमें छोटे रूप में ही सजा में छूट के इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसे छोटे रूप में सजा देके इतनी बड़ी छूट क्यों दी गई, जबकि अपराध इतना संगीन था कि उसको मैं अगर वीडियो में यहाँ बोलूँ तो ये वीडियो पे स्ट्राइक लग जाए। आप समझ सकते हैं मैं किस हम संगीन अपराध की बात कर रहा हूँ। अगर आप सर्च करें गूगल में तो इस केस के बारे में आपको सारी चीजें सामने आ जाएगी कि ये केस आखिर किस मामले में था। बिल्किस बानो मामले, हो सकता है ये खबर दबा दिया गया। लेकिन इससे पहले कि हम इसको समझने, ताकि कॉन्सेप्ट को समझें, ताकि आप समझ सकते हैं, अगला तो जेल राज्य का विषय है, जिसके लिए हर राज्य के जेल नियम और सुधारात्मक और पुनर्वास से जुड़ी बातों की पहचान करते हैं, जिनका उपयोग कैदी छूट पाने या छूट पाने करने के लिए कर सकते हैं, यानी छूट पाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छूट में अर्जित दिनों की कुल संख्या अदालत के द्वारा दी गई सजा में घटा दी जाती है। वहीं माफी इस तर्क में छुपी है कि आखिरकार जेलों का मतलब सिर्फ बदले की सजा देना का एक तरीका न हो, बल्कि पुनर्वास उसकी जगह है। पुनर्वास यानी उसके सुधार होकर फिर से वो नया जीवन व्यतीत करे। आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषियों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो छूट के लिए आवेदन करने के लिए अनिवार्य रूप से कम 14 साल जेल में गुजारने होते हैं। इसके बावजूद भी कोई छूट के लिए क्या किया गया कोई भी आवेदन गारंटी नहीं देता है। पहली शर्त ये, जैसा कि कहा कि मैं 14 साल जेल में गुजारने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी छूट के लिए किया गया आवेदन इस बात की गारंटी नहीं देता है कि कोर्ट उसे छूट दे, और कोर्ट द्वारा तय की गई सजा के खिलाफ छूट की भरपाई नहीं करता, गारंटी नहीं देता है, और न ही कोर्ट द्वारा तय की गई सजा के खिलाफ छूट की भरपाई नहीं करता। हर एक आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण नस्कर बना पश्चिम बंगाल राज्य 2000 में फैक्ट्स के आधार पर एक कमेटी द्वारा व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाता है। इनमें यह जांच करना शामिल है कि क्या अपराध बड़े पैमाने पर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत काम हो सकता है और समाज को प्रभावित किए बिना इसे किया जा सकता है। अपराध फिर से होने की संभावना है। क्या दोषी ने अपराध करने की अपनी क्षमता खो दी है? क्या दोषी को और अधिक कैद में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य है? कई सारी बातें होती है, कई सारी चीजें होती है, जिस पर वो कमेटी जो वो बैठती है, कमेटी द्वारा इसे पर चर्चा की जाती है। दोषी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, इस बात की भी चर्चा होती है। ये भी देखा जाता है दोषी के परिवार की सामाजिक आर्थिक कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी सजा देने से, उसकी सजा कराने पर उसके परिवार पर क्या सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। स्वाभाविक रूप से जांच की व्यक्तिगत प्रवृत्ति को देखते हुए ये कारक व्यक्ति पर यह सब इन फैसलों को निर्देशित करने वाले कारणों को बहुत जरूरी बनाता है। इन सब को देखते हुए ये फैसले आते हैं। हालांकि सच ये है कि व्यक्तिगत आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए इन समितियों को या इन समितियों का गठन कैसे किया जाता है और निर्णयों का मार्गदर्शन करने वाले कारणों में पारदर्शिता की कमी है, ये भी सच है कि व्यक्तिगत आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए समितियों का गठन कैसे किया जाता है और निर्णयों का मार्गदर्शन करने वाले कारणों में पारदर्शिता क्या है, इसकी कमी है। ऐसी स्थिति ऐसे मामलों में छूट को मनमानी शक्ति के प्रयोग के लिए एक शक्तिशाली जगह बनाती है और कई बार इसी का उपयोग करके, मनमानी शक्ति का उपयोग करके छूट के नाम पर सजा का गलत इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस नियम का गलत इस्तेमाल किया जाता है और छूट का गलत इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सवाल आती है अनियंत्रित विवेक, कंट्रोल। आपका विवेक क्या है? कंट्रोल। वर्तमान मामला अनियंत्रित विवेक का एक ही उदाहरण है कि आपका विवेक आपका नियंत्रण में नहीं रहा। ये उदाहरण ऐसा दिया जाता है। इसके अलावा इपुर सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि छूट के आदेश की न्यायिक समीक्षा केवल तभी की जाती है जब अपनी वैचारिक शक्ति का वहां उपयोग नहीं होता। इसके साथ ही सामने उपलब्ध तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है और आदेश दुर्भावनापूर्ण या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है या मनमानी से ग्रस्त है। निर्णयों को बताने वाले कारकों के अभाव में इन आधारों पर उन्हें चुनौती देने की गुंजाइश बहुत कम है। बिल्किस बानो के मामले में 11 दोषियों के मामले में वैचारिक समझ न लगाने की यह चिंता बहुत बड़ी है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के लिए गुजरात सरकार के आदेश हुबहू नकल की तरह। बिल्किस बानो मामले में माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने अवैधता और अन्याय पाया, जो सरकार द्वारा
धोखाधड़ी और सत्ता के हड़पने की बात करता है और इसलिए कठिन प्रश्नों में जाने की जरूरत नहीं थी। बात करें आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषियों के विषय में, तो ये 2 शर्तों को जानना समझना जरूरी है। इसके आधार पर किया था कि 14 साल जेल में गुजारने होते हैं और उसके बाद भी गारंटी नहीं होती। वहीं राज्यों की कुछ छूट नीतियों सवालों को और अधिक साफ ढंग से प्रस्तुत करती है। आज भारत में राज्यों के पास छूट की नीतियां हैं जो कुछ श्रेणियों के अपराधियों को छूट के मौकों से पूरी तरह से वंचित कर देती है या छूट पर विचार करने से पहले कुछ अपराधों के लिए काफी लंबी अवधि की कैद होती है। हमें इस मुद्दा का सामना करना होगा। क्या अपराध श्रेणियों द्वारा परिभाषित कुछ अपराधी क्षमा के लिए अयोग्य होने चाहिए या क्या हम छूट के लिए उचित स्थितियां विकसित करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर है कि उन शर्तों का सार्थक और निष्पक्ष अनुपालन हो। अपराध श्रेणियों के लिए छूट की शर्तों का प्रभावी नियम सुनिश्चित करने की बजाय छूट से पूरी तरह इनकार करना हमें एक ऐसे दंड ढांचे की ओर ले जाता है जो प्रतिशोधात्मक है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे न्यायालय को निश्चित रूप से जल्द ही जूझने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि इस मामले में न्याय हो चुका है, लेकिन राज्य की छूट नीतियों पर कठिन प्रश्न बने हुए हैं। ये सवाल, ये क्वेश्चन मार्क, ये अब भी बना हुआ है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।